नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज यानी 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे एआई समिट के लिए। इमैनुअल मैक्रों का भारत आना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके क्या मायने हैं, क्या क्या डील भारत और फ्रांस के बीच में हुई है, रक्षा को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कुछ नया फ्रांस से भारत को मिल रहा है और भारत से फ्रांस को जा रहा है। टेक्नोलॉजी जिस तरह हम बदलते दौर को देख रहे हैं और जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से बार बार टैरिफ, वॉर या ये सारी चीजें जो बन रही हैं, मिडिल ईस्ट की टेंशन बन रही है, उसके बीच में इमैनुअल मैक्रों का भारत आना क्या संकेत हैं, इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, पहला सवाल यही है कि जहां एक तरफ अमेरिका या मिडिल ईस्ट इतनी टेंशन में है, अमेरिका ट्रंप की नीतियों से टेंशन बनी हुई है, वहां पे पूरी दुनिया एक विकल्प तलाश रही है और उस विकल्प के रूप में पूरी दुनिया को भारत दिख रहा है। यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए मृत्युंजय जी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस ने अब आज की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से राष्ट्रपति मैक्रोन की मुलाकात जो हुई है, जो डेलीगेशन लेवल की टॉक्स मुंबई में हुई हैं, उसके बाद दोनों ही देशों ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया है, इसे एलिवेट किया है। और भारत और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हाल के वर्षों में लगातार गहरी और मजबूत होती जा रही है। जाहिर है कि ये जो दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध है उसमें एक समानता ये भी है कि जिस तरीके से भारत अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है, उसी तरीके का जो अप्रोच है वो फ्रांस भी रखता है। हालांकि फ्रांस के अमेरिका के साथ, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अलायंस के संबंध अवश्य हैं, लेकिन फ्रांस की जो विदेश नीति जो है वो रक्षा नीति, आर्थिक नीति, वो अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के संदर्भ में उससे अगर तुलना करें तो थोड़ी डिस्टिंक्ट है और वो अपनी स्वतंत्र सोच को भी दर्शाता है। इस लिहाज से भी भारत और फ्रांस के बीच में आपस में कुछ समानता देखी जा सकती है। लेकिन जैसा कि आपने जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि वर्तमान विश्व में, कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों की वजह से पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडरशिप में चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, राष्ट्र बड़े ही आत्मकेंद्रित तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को के डिफेंडर होने का दावा किया करता था, वो स्वयं इसके वायलेशन को करता जा रहा है। और ऐसे में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विश्व में जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप किस तरीके से इमर्ज करे। रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को विश्व को उसकी बिल्कुल दरकार है। और जाहिर है कि ये जो भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो इस तरीके की लीडरशिप की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने में बड़े मददगार साबित होंगे। भारत और फ्रांस के बीच के जो चाहे वो रक्षा के संबंध हो, चाहे वो अन्य जो की सेक्टर्स के जो संबंध है, जिसमें कि स्पेस, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटल डोमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, उसमें भारत और फ्रांस के बीच के जो संबंध है वो जाहिर है कि और भी अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। और दोनों ही नेता इस राष्ट्रपति मैक्रोन की यात्रा के दौरान जो एआई जो समिट नई दिल्ली में हो रही है, तो उसमें जिस तरीके का जो पार्टिसिपेशन करेंगे, जाहिर है कि इससे भी इस पूरी यात्रा का जो एक विशेष महत्व दिखाई देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस जो वैश्विक लीडरशिप की जो कमी है उसको मिल करके पूरा करने जा रहे हैं। और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव भारत और फ्रांस ने लिया था वो एक ऐसे समय पर लिया गया था जब अमेरिका पेरिस क्लाइमेट डील से राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बाहर आ गया था। और ऐसे में जो विश्व को वातावरण परिवर्तन के संकट से बचाने के लिए भारत और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल की थी। और आज भी
इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर भी चर्चा हुई है और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको भी आगे बढ़ाने में भारत और फ्रांस की एक विशेष भूमिका होने जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के की जो फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान भारत अपने रक्षा के संबंधों को फ्रांस से और अधिक मजबूत करने जा रहा है। जो 114 राफेल फाइटर जेट्स की जो डील है वो जाहिर है कि इसके संदर्भ में भी बातचीत होगी और इसके बारे में भी प्रगति होगी। एक हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन जो भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से विकसित करने जा रहे हैं उसको कर्नाटका में इनॉग्रेट भी किया है दोनों नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से। तो ये जो यात्रा है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहरा और मजबूत करने जा रही है और पूरे विश्व में प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति फ्रांस ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से देंगे कि पूरे विश्व को जो एक रिस्पॉन्सिबल और विजनरी लीडरशिप की जो दरकार है जो आवश्यकता है उसको ये दोनों नेता अपने स्तर पर बेस्ट पॉसिबल तरीके से पूरा करेंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमैनुअल मैक्रॉन ने इसी सेंटिमेंट्स को इको किया कि जो भारत और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को भी प्रोवाइड कराने में बड़ी मददगार साबित होगी। तो मेरा मानना है कि यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद दोनों ही देशों के संबंध और अधिक गहरे और मजबूत होने जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे क्या असर पड़ सकता है? हमने अमेरिका की तो बात की, लेकिन एक तरफ हमें चीन की भी बात करनी होगी। अभी हम आगे रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी आएंगे, सेमीकंडक्टर पे भी आएंगे, लेकिन इंडो पैसिफिक पे इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये मोस्ट हैपनिंग मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें विश्व के सभी महाशक्तियों की का एक गहरी अभिरुचि है और जाहिर है कि फ्रांस की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, पूरे यूरोप की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वो जो डिसरप्ट करने की साजिशें रच रहा है। चाइना जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो साउथ चाइना सी का जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उस पर जिस तरीके से वो एकाधिकार का दावा करता है, जापान के सेंकाकू आइलैंड पर एकाधिकार का दावा करता है, भारत के क्षेत्रों पर उसकी कुदृष्टि रहती है। तो ऐसे में चाइना की जो विस्तारवादी और उपनिवेशवादी जो मंसूबे हैं उस पर भी लगाम लगाने के लिए और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत और फ्रांस की जो लीडरशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो बहुत गहरी और गहरे तरीके से महत्वपूर्ण है। और दोनों ही देश जाहिर है कि आज जब दोनों नेताओं ने इस बारे में अनेक विषयों पर डिस्कशन किया तो हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन का जो कोऑपरेशन है वो इस वार्ता का जो आज मुंबई में हुई है उसका एक महत्वपूर्ण अंग था। और जाहिर है कि आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट और अनइम्पीडेड कॉमर्स को सुनिश्चित करने के लिए जाहिर है कि भारत और फ्रांस गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। और ये जो मैसेज है भारत और फ्रांस का की पार्टनरशिप का, ये चाइना को स्पष्ट रूप से जाता है। चाइना इस बात को अवश्य देख रहा होगा कि जिस तरीके से भारत और फ्रांस भी अब इंडो पैसिफिक रीजन के विषयों पर गहरा कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ऐसे में उसकी जो विस्तारवादी और प्रवेशवादी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। संजीव जी, जिस तरह से सेमीकंडक्टर की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, हम चिप्स की बात करें, तो उस पे भी चाइना की मोनोपोली है। अब अगर हम बीते कुछ समय पहले जाएं, जब भारत लगातार जैसी डील्स हो रही हैं, यूरोपियन संघ के साथ एफटीए साइन उन्होंने जिसमें 27 देश शामिल हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र होना, सेमीकंडक्टर का जिक्र होना, उसके बाद खाड़ी देशों के से 22 देशों के साथ डील होना, उसके बाद पैक्सिलिका में भारत का जाना, फिर अभी फ्रांस के साथ डील होना जिसमें सेमीकंडक्टर का जिक्र करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आकर कहा कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, इन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या ये चाइना की मोनोपोली तोड़ने की ओर भारत का एक बहुत बड़ा कदम है? एक तरफ अमेरिका जिसका हम जिक्र कर ही चुके हैं,
पैक्सिलिका में भी भारत पहुंचा है। तो भारत इस समय जो ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो उसका लीडर बन के सामने उभर के आ रहा है। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा किस तरह से भारत के लोगों पर पड़ने वाला है, एक तो वो स्पष्ट कीजिएगा। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बार बार टेक्नोलॉजी की बात चली रही है, युद्ध की बात चली रही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट चल रही है, उसकी बात चल रही है, सेमीकंडक्टर की बात चल रही है। इन सब सारी चीजें क्या है, इनको एकदम सरल भाषा में थोड़ा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, भारत टेक्नोलॉजी के डोमेन में एक लीडर बन करके उभर रहा है, और भारत की जो साख है, जो भारत की जो प्रतिष्ठा है, वो पूरे विश्व में स्थापित होती जा रही है। चाहे वो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रश्न हो, बड़े जो सेमीकंडक्टर के संदर्भ में जो सेंटर्स हैं वो भारत में विकसित किए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो है, चिप्स बनाने वाली जो बड़ी जो कंपनीज हैं, वो भारत में पहले से ही उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्लान कर रखा है। अमेरिका और पूरे विश्व की जो बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज ने अभी हाल के समय में भारत की यात्रा की थी, और सेमीकंडक्टर्स के भारत में विकसित करने को, उसकी फैसिलिटीज को डेवलप करने की दिशा में बड़े इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि चाइना की जो एक मोनोपोली अगर वो चाहता है कि वो उसकी बनी रहे, तो वो होने नहीं जा रहा है। चाइना के अलावा भी जो अल्टरनेट जो सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के जो डेस्टिनेशंस हैं, उसके तहत भारत का एक बेहद और बड़ा स्थान होने जा रहा है। और भारत में जिस तरीके से कंपनीज, बड़ी जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर को, चिप्स को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो जाहिर है कि उन्होंने बड़े निवेश का जो ऐलान किया है, वो चाइना को स्पष्ट रूप से मैसेज मिल गया है कि अब भारत भी आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित होगा। और उसी तरीके से आप देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी, अन्य जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग का क्षेत्र हो, नैनो टेक्नोलॉजीज हो, सभी में भारत एक लीडरशिप का रोल ले रहा है। भारत आज सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रोड्यूसर है, और उसका एक हब बन करके उभर रहा है। एआई की जो समिट नई दिल्ली में वर्तमान समय में आयोजित की गई है, उससे ये स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पे नहीं, बल्कि भारत अनेक क्रिटिकल सेक्टर्स में एआई के इम्पैक्ट को इंश्योर करने के लिए बड़े पैमाने पर लीडरशिप का रोल प्ले करने जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, अन्य जो क्रिटिकल सेक्टर हो, सब में एआई की बड़ी से बड़ी भूमिका हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में इंश्योर करने के लिए भारत एक बड़ी लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना की मंशा तो अवश्य रहती है कि वो मोनोपोली बना करके रखे, और उसका जो मोनोपोलिस्टिक और विस्तारवादी, उपनिवेशवादी और आधिपत्यवादी जो उसका एक सोच है, वो अवश्य है, लेकिन वो चाइना कर नहीं पाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सभी में भारत भी एक बड़ी महाशक्ति बन करके उभर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच में भी जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी बड़े सहमतियां बनेंगी, उससे भारत और फ्रांस भी इस प्रक्रिया में जो अपनी जो लीडरशिप है वो आगे बढ़ाएंगे, और इससे चाइना के जो विस्तारवादी और आधिपत्यवादी मंसूबों पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो और एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, उनके और क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके क्षेत्र में भी जो चाइना की जो मंशा है और उसके आधिपत्यवादी जो मंसूबे हैं, उस पर लगाम लगाने में बड़ी बड़ी मदद मिलने जा रही है। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सारे समीकरणों को समझाने के लिए। अब सवाल हमारे दर्शकों से, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।